बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, फ़ेक न्यूज़ का भी है और हालात भी अच्छे नहीं हैं। जो कुछ हुआ ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंदर वो काबिल सताइश नहीं था। जो हलाकतें हुई वो एक थी या चार थी या पाँच थी या 10 थी, वो काबिल मज़म्मत भी है और नहीं होनी चाहिए थी। मगर उसके बाद जो झूठ का बाज़ार गर्म हुआ है उसने पाकिस्तानियों को ये सोचने पे ज़रूर मजबूर कर दिया है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो तादाद बताई जा रही थी वो एक अलग तरफ थी। कोई सैकड़ों कह रहा था, कोई दर्जनों कह रहा था, कोई जो है वो खून की नदियाँ इस्लामाबाद के अंदर बहा रहा था। एक जान भी उतनी ही कीमती है जितने के कई लोग थे या सैकड़ों थे, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा जो है वो तैयार किया गया। इसके ऊपर सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ खान साहब की सेहत के बारे में, जब ये मामला नहीं हुआ तो उनकी सेहत के बारे में भी एक बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया कि उनकी जहनी सेहत दुरुस्त नहीं है, उनके ऊपर बहुत उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया। और कासिम सूरी ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी किए। आज बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये तमाम जो प्रोपेगेंडा था या जो गलत ख़बरें थी उनको उन्होंने झुटलाया है। उन्होंने तादाद जो पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताई जो 8 थी, फिर 12 और अब उन्होंने 12 का ही नंबर दिया है कि ये हलाकतें हुई हैं। उन तमाम लोगों को उन्होंने डिसओन किया है जो कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को यहाँ पर मरतबा देख रहे थे या मारना चाहते थे या वो लाशें दिखाना चाह रहे थे। आप क्या कहा है बैरिस्टर गौहर ने अब से थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस में, वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज के पीछे न लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करो, वो पार्लियामान के अंदर आपने प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है। 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं को हमने डिसोन किए हैं। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। तो फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने भी दुरुस्त इत्तलात तक रसाई नहीं होने दी और चूँकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए फ़ेक बाज़ार, फ़ेक न्यूज़ का बाज़ार, झूठी खबरों का बाज़ार, अफवाहों और प्रोपेगेंडे का बाज़ार जो है वो गर्म हुआ। काश के हुकूमत भी बर वक्त सही दुरुस्त इत्तलात तक सहाफ़ियों को इत्तलात देने देती, पहुँचाती और रसाई होती तो शायद ये दिन देखने को ना मिलते। इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर की इस वजाहत के बाद ख़ुद उनकी ही पार्टी उनके ख़िलाफ़ बात करती नज़र आती है। जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका और नैरेटिव है और बयानिया है, जो अंदर पार्टी चला रहे हैं उनका बयानिया और है। ख़ुद पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है और इस पूरी कन्फ्यूजन को कि ये कॉल किसने दी, किस तरह हुई, बुशरा बीबी लीड कर रही थी, उन्होंने डी चौक तक पहुंचने का कहा, इमरान खान साहब ने कहा या नहीं कहा, ये तमाम सवालात जो हैं ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उठाए जा रहे हैं। और एक ऑडियो की सूरत में अली मोहम्मद खान साहब ने उसका इजहार भी किया, वो भी आपको सुनवाई देते हैं, ज़रा सुनिएगा। 14 को अलीमा आपा की तरफ से ये ऐलान हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ऐलान चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि खान साहब ने कहा कि आइंदा से कोई बड़ा ऐलान जो है वो पार्टी मेन ऑफिशियल यानी चेयरमैन करेगा। चेयरमैन अगर नहीं है मौजूद तो जनरल सेक्रेटरी करेगा। खान साहब ने कहा नहीं, डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए। मुझे नहीं समझ आई कि लोग क्यों इतना उस वक्त इस पे सीखोपा थे, कुछ पाकिस्तान से बाहर लोग भी, कि डी चौक की बात क्यों नहीं कर रहे। यार पॉलिटिकल कमेटी की राय ये थी खान साहब को इस पे कायल करें कि एहतजाज जो है उसको ऑन होल्ड करें, कैंसिल ना करें, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। गौर साहब और ये जो फिर वापस आए हैं तो अगली सुबह उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफिंग दी कि खान साहब ने जो है वो इजाज़त दी है कि आप अगर संगजानी बैठना चाहते हैं तो बैठें। वहाँ गौर साहब ने ये भी बताया कि खान साहब को इल्म नहीं था। जब उनको बीबी का बताया गया कि बीबी भी तशरीफ़ लाई हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो भी आई। खान साहब की डायरेक्शन थी कि संगजानी बैठ जाएँ। इसको मेरे ख्याल में 25 तारीख को ही चेयरमैन गौहर साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को उसी वक्त ऐलान कर देना चाहिए था। इसमें जो डिले हुई है ना,
वो कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वो जब उन्होंने कहा कि हमने बताया तो बीबी साहिबा शायद नहीं मानी, या सीएम साहब को तो कन्वे हो गया था, सीएम साहब तो एग्री थे कि हमें नहीं जाना चाहिए आगे। मेरे ख्याल में यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई है कि जब खान साहब ने इजाज़त दे दी थी संगजानी बैठने की तो हमें नहीं जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हमसे गलती ये हुई कि हमें अपने लीडर के हुक्म पे अमल करना चाहिए था। ये सूरत हाल है। इस ऑडियो की ख़ुद अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जियो न्यूज़ को तस्दीक भी की है, इसलिए ये ऑडियो हमने आपके सामने रखी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो टूट फूट है, जो तकसीम है और जो बयानिए की अंदर की जंग है, जो बाहर बैठे हुए लोग बयानियाँ बना रहे हैं और जो यहाँ मौजूद बयानियाँ हैं, उसके अंदर इतनी तकसीम और तफरीक क्यों है और इसका नुकसान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हो रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है और उसकी आड़ में, फेक न्यूज़ की आड़ में, बजाय ये कि तदारुक करने के लिए कुछ किया जाए, एक और ऑर्डिनेंस या जो कानून है उसको लाने की तैयारी की जा रही है जिसपे आज़ादी इजहार के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ होगी। एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके अंदर ये तमाम हुकूमती और जो एजेंसियाँ हैं उनको शामिल किया गया है कि वो ये देखें कि ये किसने प्रोपेगेंडा झूठ किया। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये होना चाहिए। क्या महज सरकारी और हुकूमती सतह की इस टास्क फोर्स से सच का तयन हो पाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि आज हम रखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ साथ क्या इसकी आड़ में आज़ादी इजहार पर मजीद पाबंदी लगेगी? ऑलरेडी इंटरनेट के मसाइल पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए जग हसाई का सबब बन रहे हैं। VPN के ऊपर भी अब जो है वो एक्स तक जो एक्सेस है वो नहीं हो रही और लोगों को एक इंतहाई परेशानी का सामना है। इस सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। होने क्या है, हो क्या रहा है, मजबूत कौन होगा इससे, सियासत को क्या नुकसान है, क्योंकि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाएं और वहां जाकर बात करें। क्या उन्होंने अपने तमाम तीर चला लिए जो अब वो पार्लियामेंट में जाएंगे? हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, तर्जुमान भी हैं हुकूमत पंजाब की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब नईम हैदर पंजोथा साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं इमरान खान साहब के। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन भी सामने है और दूसरी तरफ हुकूमती जो कार्रवाइयाँ करने की और चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी आपने देखा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और ख़ास करके बैरिस्टर गौहर साहब ने जो डिसओन किया है, इससे कोई वो अब उनके ही खिलाफ एक पूरी कैंपेन जो है वो PTI ने लॉन्च कर दी है। कैसे आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ से ख़तरा है इस वक्त क्या? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जो डी चौक में हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग की, आपने भी अपने इब्तिदाइये में उसका जिक्र किया। हलाकतें चाहे एक हों चाहे एक से ज़्यादा हों, वो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वर्कर अगर मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ का या किसी और जमात का, अपने लीडरों की हुब में वर्कर बाहर निकलता है। पाकिस्तान के सियासी कल्चर में तकरीबन अब ये बात तस्लीम शुदा है कि एहतजाज के दौरान लाठी और आंसू गैस एक नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन गोली का इस्तेमाल, लोगों की हलाकतें, ये वो चीज़ है कि जो हम बग़ैर किसी लगी लिपटी रखे कंडेम ज़रूर करते। जहाँ तक PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स का या पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से जब से वो अपोजिशन में आए हैं, बैड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी अगर हम पिछला साल भी उठाकर देख लें, 1.5 साल भी उठाकर देख लें, या इलेक्शनों के बाद की हम सूरत हाल देख लें, तो आज कोई और पॉलिटिकल फोर्स तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी नज़र नहीं आती। आज तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शंस के नताइज तब्दील किए गए, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, रिज़र्व सीट्स उनको नहीं दी गई, खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सेनेट के इलेक्शंस नहीं हो पाए, तो ये उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथ बाकी किसी पॉलिटिकल फोर्स को इकट्ठा नहीं कर सके। वो ये समझते हैं, ये उनकी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान में सिर्फ वही पाकिस्तान के दावेदार हैं और पाकिस्तानी सियासत में शायद सबसे बड़ी हैसियत भी वही रखते हैं और उसके अलावा कोई लेजिटिमेट स्टेक होल्डर नहीं है। उनकी इस रविश का मेरे ख्याल से जिन हालात से ये गुजरे हैं, अब तहरीक इंसाफ को इस पर गौर करना चाहिए कि बाकी जो जमातें हैं उनके साथ अपना राब्ता खोलें। जिनके साथ वो बात करना चाहते थे, आखिरकार जवाब तो उन्हें मिल गया। अभी भी आप मुसर होंगे कि जनाब हमने बात उन्हीं से करनी है, डील एस्टैब्लिशमेंट से ही करनी है।
पहले दिन से हम यही कहते आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को क्लैरिटी के साथ बाकी पॉलिटिकल जमातों के साथ एक डिबेट का आगाज करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सियासी जमातों के साथ ये बैठेंगे तो हल निकल आएगा। बिल्कुल, जिस तरह इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद कमेटीज बनी दोनों इतराफ से, उसमें हमारे भी कई जानने वाले दोस्त शामिल थे, और जब आपस में कमेटीज बैठी पीटीआई और हुकूमत, उन्होंने इलेक्शन की तारीख तय कर ली आपस में। बिल्कुल, वो तो फिर बाद में वीटो कर दी गई इमरान खान साहब ने। तो अभी भी अगर तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने में दिलचस्पी का दिखाए तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो तकाजा भी यही करते हैं। देखें, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आपको दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी का सामना है। पारा चिनार के इस वक्त जो हालात है, दिल दहला देने वाले हालात है, 130 का नंबर वहां हो गया कि वहां पर सैकड़ों हिलाकतें हो चुकी हैं और उसके ऊपर हम कोई नेशनल कंसेंसस नहीं बना पा रहे, डिबेट का भी हिस्सा नहीं है। जी हाँ, बलूचिस्तान के अंदर आपको एक हुर्रियत वाली दहशतगर्दी का सामना है। तो ये वो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने कि जो इस चीज का तकाजा करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हो सारे, लेकिन हम आपस में इस हद तक एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। बिल्कुल, इतना माहौल जहर आलूद हो चुका है, माशरे में इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, अब लोगों को यहां से निकालना भी तो सियासतदानों का काम। दुरुस्त बात है। एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज करना होगा, साथ बैठना होगा। और ये सियासत की नाकामी होगी, ये किसी और की नहीं। इससे मजबूत तो वो कुव्वतें होंगी जो कि सियासत के वो भी मजबूत नहीं हुई। हाँ, असल मसला ही पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि कोई मजबूत नहीं है। बिल्कुल, सब इसमें नुकसानदेह हैं। और आज बैठकर आपस में बात कर लें, खुदा ना करे वरना अश्कबार आंखों से आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अभी तमाम अभी नईम हैदर साहब, अभी इमरान खान साहब ने आज कहा है कि पार्लियामेंट में जाएं, वो कह रहे हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर बात करें। ये पहले क्यों नहीं आजमाया गया? पहले हथियार, महाजराई जो इल्ज़ामात पीटीआई के ऊपर है, मैं इल्ज़ामात की बात कर रही हूँ, और साथ में चढ़ाई इस्लामाबाद के ऊपर, क्या वो नाकामी के बाद आपको पार्लियामेंट नजर आ रही? ये तो पहला फॉर्मूला होना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। पहली बात हुई कि ये जो खान साहब ने बात की है, ये पहली दफा नहीं की, इससे पहले भी खान साहब ने पार्लियामेंट आवाज उठाने की बात हमेशा उठाई जाती रही। ये नहीं है कि खान साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं प्रोटेस्ट। खान साहब असेंबली के अंदर भी आवाज उठाने का पहले भी कह चुके हैं, और प्रोटेस्ट की यहाँ बात है, कोई पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान के मुताबिक एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है। अब सेकंड बात यह है कि जो हुकूमत जो एक फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है, जिनकी चोरी अयां होगी या जो डाका डाला गया वो अयां होगा, वो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई जमात जो क्लेम करती है कि वो जीती है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, कि वो निकले और एहतजाज उनके खिलाफ करें। वो डेफिनेटली उनको इंतशारी भी कहेंगे, वो कहेंगे कि ये दहशतगर्द हैं, वो कहेंगे कि इन्होंने हमला कर दिया है। बेसिकली वो डिमांड क्या करें? क्या वो केपी से लोग आए या पंजाब से आए या सिंध से आए या बलूचिस्तान से आए? क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की शहरी एक सूबे से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते? और अगर उन्होंने एक एहतजाज का मकाम मुकर्रर किया है, क्या इससे पहले जितनी जमातें हैं, चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या वो इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज नहीं किया? क्या लॉन्ग मार्च सरकारी वसाइल के साथ आना और सरकारी वसाइल के साथ आना, और फिर आज जो डीपीओ अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे एतराज़ात के बावजूद शवाहिद उन्होंने दिखाए हैं। तो क्या नईम हैदर साहब, ये हो सकता है, खुद हम इमरान खान साहब के स्टेटमेंट सुनते हैं जब वो हुकूमत में थे कि ये बार बार आते हैं ताकि मईशत का पहिया जो है रुक जाए, बार बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, वो गलत था, तो ये भी गलत है? देखिए, बात यह है कि एक हुकूमत जिसको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, वो नहीं ये तय कर सकती कि कौन गलत है कौन ठीक है। अवाम जो है उसने 8 फरवरी को दिखाया है, और जैसे डाका डाला गया है, पूरी दुनिया में बात जो है वो फैली है कि वाकई धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है। दूसरी बात ये रह गई कि डीपीओ हो या कोई डीसी हो या कोई आदमी हो, तो डेफिनेटली वो एक हुकूमत के नीचे आता है, तो उसने उसकी दिमाग के ऊपर, चाहे वो डीआईजी हो, आरपीओ या कोई हो, उसने प्रेस टॉक करनी है। लेकिन मैं कुछ चंद सवालात जो हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान साहिबा बैठी हैं, तो मैं उनसे उठाना चाहूंगा। वो जवाब दे दें तो मेरा ख्याल मेरे सवालों का जवाब भी आ जाएगा। और जो एक इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है या फेक न्यूज फैला रही है या गलत बयानी कर रहे हैं या कोई शहादत नहीं हुई, तो उसका जवाब भी मिल जाएगा। और मैं भी कहूंगा कि वाकई जी मैं तो झूठा था, ये सारे हम झूठे हैं, सारे प्रोपेगेंडा झूठे कर रहे हैं। पहला सवाल ये बताया जाए कि गोली क्यों चलाई गई। दूसरा सवाल कि गोली किसके कहने के ऊपर चलाई गई, जो लोग मिसिंग हैं वो कहाँ हैं। चौथा सवाल कि कितने लोग शहीद हुए,
जो 5वां सवाल है वो बताया जाए कि जो मिसिंग है क्या वो अभी जिंदा है। 6ठा सवाल है कि अस्पतालों से जो रिकॉर्ड है वो क्यों गायब करवाया गया। 7वां सवाल ये है कि रेंजर और पुलिस के एहलकार जो है अस्पताल के बाहर क्यों खड़े थे। 8वां सवाल है कि मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया गया, साकिब बशीर को क्यों उठाया गया। 9वां सवाल है कि मंशियात की FIR जो है वो मतीउल्लाह जान के ऊपर क्यों दर्ज की गई जब ये कहा जाता है कि वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। 10वां सवाल है कि वजीर दाखिला ने यह कहा था कि जनाब एहतजाज आप अपने जिलों के अंदर कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं होगी। क्या पंजाब के अंदर पुलिस जगह जगह पर नहीं थी? 76 लोग तो मेरे साथ पेशाब पुल के ऊपर गिरफ्तार। ठीक, नहीं, आपके सवाल पर्टिनेंट है, मैं जवाब के लिए भी मुझे उस्मा साहिबा के पास जाना है। नहीं, आपके सवाल ठीक है, मैं इसका जवाब चाहिए होगा, हमें भी चाहिए, मैं भी इसमें अपने शामिल कर देती हूँ सारे सवाल। उस्मा साहिबा आप जवाब दीजिएगा, सारे सवाल जो है गोली क्यों चलाई, कितने लोग मरे, क्यों इत्तलात तक रसाई नहीं दी, ये मेरा सवाल है। और ये सब जवाब आपने देख लिए उनके सवाल, तो जवाब दीजिएगा ज़रा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। अफसोस की बात यह है कि या तो किसी ऐसे सेन एलिमेंट ने जिसका वाकई आइन के तहत, जो आइन की बड़ी बात करते हैं ना, अभी मुस्तफ़ा भी बात कर रहे थे जब, तो उन्होंने कहा कि जो है वो हुब में वर्कर बाहर निकलता है। बिल्कुल हुब में वर्कर बाहर निकलता है, लेकिन AK-47 लेके बाहर नहीं निकलता। वो 37 अफगानियों को साथ लेके नहीं निकलता। वो ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं निकलता जिनका रिकॉर्ड ही पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर ना हो। वो ऐसी जंगजू आना हिकमत अमली लेके नहीं निकलता। अच्छा, वैसे जब ये सुबह निकले ना उस वक्त तो बड़े बड़े पंखे ना देखकर कंटेनर के ऊपर हम सब ने भी सोचा कि ये पंखे इतने बड़े बड़े ये क्या करेंगे, इस पंखों से इन्होंने क्या करना है। और लेकिन उन पंखों से जो वो एक बड़ी टेक्निकल जंगें लड़ने वाली जो हिकमत अमली ये बना के आए थे कि किस तरह से वो पंखों का इस्तेमाल होगा, किस तरह टीयर गैसिंग जो है वो जो उनके ऊपर दोबारा की जाएगी। ब्राजीलियन जो है वो शेल्स लेकर सियासी वर्कर बाहर नहीं निकलता, और जो सियासी वर्कर है वो उसके साथ पूरी जो है लाशें गिराने की प्लानिंग लेके नहीं निकलता। सियासी वर्कर ये कभी करने के लिए नहीं निकलता। हमारा भी सवाल ये है कि जिनको लेके आए थे उन्होंने गोली क्यों चलाई। 5 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस वाला है, जिसमें 171 अभी तक शदीद जख्मी है, जिसमें 25 क्रिटिकल हैं, उनको उन पे गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, और कौन से आइन की दफात के तहत ये आज़ादी इजहार राय है जिसके ऊपर आपने ये किया। अब एक बयानिया तरतीब के देने का, लेकिन वो अच्छी बात यह है कि झूठ जो है वो कभी कभी बोल बोल के इतना बंदा वो कर देता है कि बाज़ औक़ात पे समटाइम्स वो झूठ की शेल लाइफ कम होती है, वो झूठ को फिर ख़त्म होना होता है। और वो अब ये बताइए ना, वो आज उन्होंने कहा मैंने लाताल्लुकी कर ली बैरिस्टर गौर साहब ने, आपकी लाताल्लुकी का हम क्या करें। आपने उसको, आपने पूरा इस्लामाबाद का जो है वो एक पूरा आपने इंटरनेशनल एक मीडिया के ऊपर फेक खबरों के साथ, खुद आपके अपने यूट्यूबर, खुद आपके अपने लोग जिनको आप अपना मानते हैं, वो सारे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी कैंपेन की, और वो कैंपेन आज भी जारी है। उस कैंपेन के अंदर जो है सवाल ये है कि ये जो पुलिस वाले गौहर के खिलाफ भी हो रही है, वो तो बैरिस्टर गौहर के खिलाफ भी हो रही है कैंपेन, उनकी अपनी पार्टी बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बात कर रही है, यही बात है। ऊपर वो यकीन नहीं एग्जैक्टली जो मैंने सवाल किया, देखो आसमा, यही होता है जब आप लोगों के इश्तिहार, जब आप लोगों को इश्तिहार दिला के इतना लाएंगे ना, तो आपको अब वो मजा खुद टेना पड़ा है उसकी दवाई का जो आप दूसरों के लिए लेके आए थे। जो बदतमीजी, जो फसाद, जो लड़ाई झगड़ा आपने लोगों को सिखाया है ना, वो हमने देखा जब गंडापुर की गाड़ी के ऊपर चढ़ के लोग जो है वो बीबी अंदर बैठी थी, वो नाच रहे थे ऊपर, जाने नहीं देंगे, बाहर भागना मत। और दूसरी आपकी जो सवाल है इंफॉर्मेशन वाला, बार बार इंफॉर्मेशन दी, लेकिन सवाल यह है कि जब बहुत सारी ओवरसीज वाले जो बाहर बैठे हैं उनको जो पहले पता लग जाता है कि हमारे मुल्क में क्या होने वाला है, क्योंकि प्लान पूरा किया हुआ था ना, और वो बाकायदा एक उन्होंने प्लानिंग के तहत जब पहले लोग नहीं निकले उस खफत को मिलाने के लिए लाशें, फिर लाशों वाला मसला हल नहीं हुआ तो फिर इमरान खान का दिमाग खराब हो गया है, उसको दवाई दी जा रही है। अब ये केमिकल वाली बात जो वो मिशाल यूसुफजई ने कहा ये बाद में हमारे पुलिस वालों ने भी जब हमें ब्रीफ किया, ये जो केमिकल वाली बात है ये आम बंदे को तो पता ही नहीं चल सकती है। मगर अगर आप इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी लगाएंगे उस्मा, तो फिर ये खबरें तो फैलेंगी ना, ये खबरें तो फैलेंगी अगर आप उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगवाएंगे।
नहीं, वो रिमांड पे थे अपने किसी चालान के ऊपर। मेरी गुजारिश है कि जब आप खुद से एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि सच और झूठ के बीच में हमारे मुल्क में तो वैसे ही बहुत तेजी से ये तमीज खत्म होती चली जा रही है। तो इसका ठीक, मैं ब्रेक लेनी है, आपने एक प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के साथ आपने आगे चलना है। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अब इसका हुकूमत फ़ायदा उठाना चाहे, वो जो टास्क फोर्स है वो क्या करेगी, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो किस तरह से क्या सहाफ़ियों के ऊपर जो बाकायदा आमिल सहाफ़ी हैं उनके ऊपर घेरा उनके खिलाफ तंग होगा, ये बहुत सारे सवालात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा, आपको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें जो है इस पर एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसमें MI है, ISI है, हुकूमत के हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, पता नहीं कौन कौन है, इसका फ़ायदा उठा के सहाफ़ियों के लिए भी वो होगा, और दूसरी तरफ फेक न्यूज़ को डील कैसे किया जाए? कुछ ना कुछ तो बहरहाल तदारुक करना पड़ेगा। देखिए, दो इश्यूज़ हैं, एक है फेक न्यूज़ से डील करना और एक इशू है कि पोलिटिसाइजेशन इतनी हो चुकी है। हमने कई प्रेसिडेंट्स हमारे सामने मौजूद है कि हर हुकूमत की ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म का गला दबाएं, उसको रोक के रखें। जहां तक फेक न्यूज़ का ताल्लुक है तो बरतानिया में जो अभी राइट्स हुए वो हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जहां पर शख्सी आज़ादियों के हवाले से वो मुल्क और वो माशरा जाना जाता है, वहाँ पर फेसबुक की पोस्ट के ऊपर, ट्विटर पे करने पर जो गलत की गई, जिनके ज़रिए नफरत फैलाई गई, लोगों का सदेबाब किया गया और स्विफ्टली किया गया। हम अभी तक ये एक मैकेनिज्म यहाँ पर इस तरह का बना नहीं सके क्योंकि हमने हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स इतनी घुसेड़ दी है कि फिर जिसने इवेंचुअली वो फैसला डिलीवर करना है, जिसने ये चीज़ें कर्टेल करनी है, अदलिया, उसके ऊपर किसी को एतमाद ही नहीं रहा। अब आप देखिए कि आज से सिर्फ 3 या 4 दिन पहले मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो हुआ, अब उनको उठाया भी पिम्स हॉस्पिटल की कार पार्किंग से उठाया गया और मकसद यही था कि वो जो ये मामला सारा हुआ उसकी रिपोर्टिंग के लिए गए थे वहां पर। हाँ। और एक मोतबर सहाफी को आप वहां से उठाकर ले जाते हैं और फिर FIR क्या काटी और फिर FIR उससे फिर आप देख लीजिए कि FIR क्या काटी कि आइस उनकी गाड़ी से बरामद हुई, उन्होंने मंशियात बरामद हुई, क्लशनकोफ पुलिस वाले से खींचकर उसी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, दहशतगर्दी की दफात लगा दी। और फिर सिर्फ ये नहीं है, अभी एक कानून पंजाब हुकूमत ने भी पास किया जिसके ऊपर तमाम सिविल सोसाइटी हो, सहाफ़ती तंजीमें हो, सब ने एहतजाज किया कि जनाब ये तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में आप इख्तियार दे रहे हैं, इख्तियार एग्जीक्यूटिव से हट के किसी के पास हो। अभी जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इस टास्क फोर्स का जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के वजह से ही हमें समझ आ जाएगा कि आगे इसकी ज़द पे कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो फिगर्स कोट की गई, जो आज जिनको बैरिस्टर गौहर साहब ने डिसोन भी किया, वो जज्बातियत में दे दी गई, वो उनके पास असल फिगर्स थी नहीं, उन्होंने सनसनीखेजी फैलाने के लिए दे दी। ये जो सनसनीखेजी और जो फेक प्रोपेगेंडा करें, ये फैसिलिटेटर नहीं है इस तरह के कवानीन को लाने के लिए? फैसिलिटेटर अब इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी इस तरह के कवानीन आपको याद है कि वो लेकर आना चाह रहे थे और उस वक्त तो हमने बड़ा शोर शराबा मचाया और फिर वो काफी हद तक हम रोकने में कामयाब भी हुए, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री लेकर आ रही थी। लेकिन क्रिटिसिज्म सुना गया, क्रिटिसिज्म का असर पड़ा, प्रेशर का असर पड़ा जो सहाफ़ती तंजीमों से, ऑपोजिशन से। लेकिन आज के दौर में फर्क ये है, सब तकसीम है। आज के दौर में सब तकसीम है और आज के दौर में जो प्रेशर है वो उसको हुकूमत मानने से इनकारी हो जाती है। और हालांकि खुद ऑपोजिशन में रहे हैं, मुझे आप ही के प्रोग्राम में याद है कि मरियम नवाज साहिबा के बयानात चलाए गए थे मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, अभी भी वो क्लिप्स मौजूद होंगे। वो भी है। और जब हुकूमत में आए तो बिल्कुल ही रविश बदल ली। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन नईम हैदर पंजोथा साहब, जो लोग आपके बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर स्प्रे कर दिया गया, उनकी जहनी हालत बिगड़ गई, यूट्यूबर्स बैठ के वो बातें बताते हैं, फिर वो खबरें गलत निकलती हैं और ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। फिर निजी कॉलेज की बच्ची की रेप की गलत खबर, उसको जिस तरह पॉलिटिकल बनाया गया, जिस तरह से पाकिस्तान में फसादात हुए, मुझे बताएं कि हम कैसे ना कहें कि इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह की कानून साजी के लिए जो पाकिस्तान में हुकूमतों की ख्वाहिश रही है हमेशा से।
देखिए, यहाँ पर बात यह है कि जब हम यूं समझ लेने का थोड़ा बंदा दूर होता है ना, तो फील करता है कि सियासत बड़ी जनाब एक रंगीन चीज है, और फलाना वजीर आज़म है, वजीर आला है, मिनिस्टर यूं होता है, MNA यूं होता है, सेनेटर यूं होता है, MP को जनाब ये होता है। जब आकर करीब से देखा है ना, तो करीब से आके देखकर जो हालात अभी चल रहे हैं, जैसे ये वाकया सारा पेश आया, ये इससे पहले भी जो एक जुल्म सितम का बाजार गर्म है, और एक कुर्सी की खातिर, इक्तदार की खातिर अपनी मुल्क के चेहरों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, उसको देखकर इस सियासत से नफरत होती है कि हम किस हद तक जो है वो गिर गए हैं, किस हद तक जो है। और मैं बड़ा देख रहा था पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हुए, खासतौर पर इन दो जमातों की, जिन्होंने हमेशा एक दूसरे के ऊपर यही कहा कि जनाब फलाना जी इसराइल का एजेंट है, फलाना ये है, फलाना वो है, ढमकाना वो है, उसके ऊपर झूठे केसेस, इसके ऊपर सच्चे केसेस, किसी के ऊपर करप्शन की दास्तान, किसी के ऊपर कोई दास्तान। लेकिन जब किसी का भी इक़्तिदार आता है तो उस वक्त उसका वो देखने वाला होता है। अब मतीउल्लाह जान की बात हो रही है, यही PMLN थी जो बड़े उस वक्त गीत गाती थी कि जनाब देखें जी, सहाफी जो है वो उनकी आवाज बंद करने की कोशिश है, और वो एक आजाद आवाज है, फला है ये। आज देख लें कि अगर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल हुई, उससे क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों उस चीज को छुपाने के लिए आपने उनको उठा लिया, उसके साथ आपने ये वही मतीउल्लाह जान है जो कि इमरान खान साहब के दौर में अगवा हुए थे, और उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता था कि उनको उठा लिया गया है। आपको याद होगा अगवा हुए, खान साहब ने बड़ी स्टेटमेंट बात फौरन ही जो है हदायत की कि उनको जो है वो बाजियाब किया जाए, उनको छोड़ा जाए। इनमें आया तो फिर उन्होंने हिदायत की और वो आजाद हो गए और एजेंसियां उनको छोड़ के चली गई। लेकिन ना अब ये तो ये आजादी राय, ये इंसानी हुकूक, ये सब कुछ जो है ना, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको ये याद आती है, जब आप हुकूमतों में होते हैं तो आपको भूल जाती है। मुझे एक चीज दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसी के ऊपर डायरेक्ट यूं गोलियां चलाई गई हों, स्नाइपर्स बैठे हुए हों, वो सीधे गोलियां मार रहे हैं। सर अबसार आलम वॉक करते हुए उन पे गोली, असद तूर को घर में घुस के मारा गया। ये लंबी दास्तान है, ये मत करें। इल्जामात तो अलग ही है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन और डिस्क्रेडिट करने की मुहिम आज भी चल रही है जो आमिल सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाते। इस वक्त आपके जुल्म की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि आप मजलूम हैं। तो अभी आप ये बताइए कि ये जो आपके बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? किसी एजेंडे पे काम नहीं करे, पाकिस्तानी है सारे, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, वो इस जुल्म से वाह कर लिए जाते हैं, इसकी वजह से वो बाहर भी गए हैं। अदरवाइज आपके चेयरमैन गलत कह रहे हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गलत कह रहे हैं, और वो दुरुस्त कह रहे हैं बाहर बैठ के कि इमरान खान साहब की ज़हनी हालत खराब हो गई है, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, या सैकड़ों लोग मर गए हैं। ये वो दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बताता हूँ जी, देखें, पहली बात यह है कि खान साहब के ऊपर मुलाकात के हवाले से पाबंदी क्यों लगाई गई? जब एक दिन मुकर्रर होता है और वो एक दिन के बाद रखी जाती हैं। किसी में 2 तारीख दी जा रही है, किसी में 3 तारीख दी जा रही है, और पूरी कौम चाहती थी कि खान साहब तक एक्सेस हो। तो डेफिनेटली जब सीधी गोलियां चलाई जा रही है, न्यूज कहीं से अगर आई है, मुझे एविडेंस चाहिए। वैसे मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं खुद भी गई हूँ वहां पे, मुझे सीधी गोलियों की एविडेंस चाहिए अभी भी। हाँ जी, क्या फरमा रहे हैं जी? मैं कह रही हूँ सीधी गोलियों की एविडेंस हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी नाजरीन को दिखाएं। अगर आपके पास कोई फुटेज है तो हमें बताइए, हम दिखाएं। देखें, कहा गया कि कोई गोली नहीं चली, कहा गया कि कोई बंदा, वो भी गलत है जो कहा गया, वो भी गलत है जो कहा गया। मैं बताता हूँ ना जी, मैं PTI के झंडे जो हैं वो जो है मस्जिदों के ऊपर लगाए गए। ये 12 लोगों की डिटेल्स हैं। एबटाबाद के लोग हैं, इस्लामाबाद जो है वो कोटली सतियां, उसके अलावा शांगला, किला सैफुल्ला, और रास्ते में जाते हुए लोगों को जो लाशें लेकर जा रहे थे, जो शहीद थे, उन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें सालार काकड़ का वाज़ेह नाम है, जो बलूचिस्तान वापस जा रहे थे, और वो लाशें लेके जा रहे थे और उनको पुलिस ने जाने दिया, उनको हुकूमत ने, रेंजर्स ने जाने दिया। ये बताइए मुझे कि सैकड़ों लाशें जा रही हों और किसी को नजर ना आए, खुद बताइए ना नईम हैदर पंजोता साहब, ये कैसे अकल तस्लीम कर सकती है? 118 लोग कारसाज में मारे गए थे, वो सड़क साफ करने में 3 दिन लगे थे कराची में, हमें याद है ये बात। कैसे आमीन, कैसे झूठ बोला जा सकता है? इतने बड़ी लाशों को कैसे छुपाया जा सकता है? ये बताइए आप। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जो गाड़ियां हैं वहां पर खड़ी,
वो सारी की सारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कैसे पहुंच गई, हवा में उड़ा कर ले। जब ऑपरेशन की तैयारी की जाती है तो रियासत के पास पूरी मशीनरी है और वो फौरन ही वहां पर ऑपरेशन करके लोगों को उसके अंदर, मैं खुद उस वक्त वहां पर सड़कों के ऊपर घूम रहा था, मौजूद था, जब मुख्तलिफ गाड़ियां जैसे ये बसेस पुराने वो चलती है ना सिंध की तरफ, उनमें लोगों को पकड़ पकड़ कर इसी तरीके से उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि वहां से इसका बिल्कुल आपका ये बिल्कुल आपने जो कहा, मैं इसका जवाब उस्मा आप इसका जवाब दीजिए। पहली बात तो ये ठीक ठीक ठीक, मैंने सारी बात आ गई, आपका सवाल आ गया सर, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। उस्मा बत्तियां गुल करने, ऑपरेशन करने, और दूसरी बात है कि अगर हुकूमत ये कहती है कि सीधी फायरिंग नहीं हुई, उस प्रोपेगेंडे के लिए आपके पास क्या सबूत है? वीडियो आपके पास भी मौजूद नहीं है कि सीधी फायरिंग नहीं हुई। सीसीटीवी हाँ नहीं आसमा, हर चीज़ का वीडियो जो है वो मौजूद होता है, सारे मीडिया के नुमाइंदे, डी चौक और उसके इर्द गिर्द सब लोग मौजूद थे। यकीनन लाइटें बंद करना जो है ना, वो तो एक वो हिकमत अमली होती है कि आपने उनको चारों तरफ से जो है वो कॉर्डन करके उनको जो है भगाना था वापस, और वो भागते हुए आपने देखे क्या? हमने इन गुनाहगार आंखों से वो जो है पूरा इनकलाब भागते हुए डी चौक से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जो है वो नहीं देखा, और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले निकल गए बेचारे, पीछे जो वर्कर था वो पीछे भाग रहा था कि मुझे भी कोई गाड़ी में बिठा ले। दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ी कैटेगोरिकली एक बात दोबारा कह रही हूं, पुलिस की जानिब से कोई डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई, लेकिन फायरिंग अगर हुई है तो वो वाकई यकीनन फायरिंग जिन्होंने की है, जो AK-47 लेके आ रहे थे, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन में से बहुत सारे लोग हैं, वो सब पता चलेगा, पता चलना चाहिए। अभी मुस्तफा ने बहुत अच्छी बात की, जो हमेशा मैं कई दफा पहले भी कहती हूँ। एक आप कहती हैं कि कोई बंदा, आपकी गवर्नमेंट पूरी कैंपेन चला रही है कि कोई आदमी नहीं मारा गया। हाउ इज इट पॉसिबल? लोगों के जनाजे बहरहाल कम है, 4 है, 5 है, 10 है, जो भी है, देखे हैं लोगों ने। नहीं वो देखे ना, वो देखे ना, एक मिनट, जो भी अब ये तो मतलब मैं बहुत तकलीफ दे बात है, मैं इसके ऊपर ज्यादा वो नहीं करना चाहती। अब दूसरों के लाशें जो है वो कैश करने के लिए अगर डेस्परेट है कुछ लोग, तो उनको मतलब मैं क्या ही कहूँ, उनको खुद शर्म आ जानी चाहिए। यानी कुछ ना दरिंदों की तरह, गिद्धों की तरह लाशें ढूंढ रहे हैं। अल्लाह मियां कहीं से लाश मिल जाए, तौबा इस्तगफार, आपके लिए लाशें मजाक हैं। और ये जो है, ये कभी तमिल फिल्मों में हमने देखा था कि वो जो है वो यूं ऐसे ऐसे उड़ रही होती हैं गोलियां और वो लग जाती है। उमर यूब ने तो कहा मुझे पूरा ब्रस्ट लगा है मेरे उसके ऊपर, सीने के ऊपर, मुझे बताया पैनाडोल की गोलियां थी। ओ भाई, ब्रस्ट पता है क्या होता है? जब वो पूरा ब्रस्ट चलता है और लगता है, आपको पता है क्या होता है? ये वही गोलियां हैं जो वजीराबाद में पैनाडोल की गोलियां चली थी ना, वैसी गोलियां थी। नहीं, क्या मेरा क्या रवैया है? मैं क्या हुकूमतों की बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही, हुकूमतों की बात कर रही हूँ कि हुकूमतें ये कहें कि ऐसा। जी, मैं भी हुकूमत हूँ ना, मैं भी हुकूमत हूँ। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपको इस बयानिए का जो एक झूठा और फाशिस्ट बयानिया है, जिससे खुद ये भाग रहे हैं आप, मैं उस बयानिए का आपको शिकार होने दूं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सच बताऊं। हमारे लोग अनआर्म्ड थे तभी मरे, हमारे लोग अनआर्म्ड थे तभी जख्मी हुए, हमारे लोग अनआर्म्ड थे इसीलिए उनके वर्दियां उतार कर उनकी तज़यीक की गई, उनको मारा गया, और ये पहली दफा मारा गया, हमेशा हुआ। दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट, जो अभी राइट्स के बारे में भी कहा था मुस्तफा ने भी, कैपिटल हिल में भी हमला हुआ था। ये जो हमें भाषण दे रहे हैं ना आजकल बाहर बैठ के, अमेरिका वाले और ये लंदन वाले, उनके रॉयट्स हुए थे, आपने देखा ना, उनके दरवाजे तोड़कर, काट कर दरवाजे, उनको यूं नोच के बाहर लाया गया, और पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मीडिया, पूरी अदलिया, उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही होना चाहिए। ब्रेक लेनी है, मगर आप कोई बात कर, देखिए क्विकली इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज का जिक्र करना जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया ने सबसे पहले रिपोर्टिंग की। चले हम सारे किसी न किसी हवाले से आप समझ लें कि पॉलिटिसाइज्ड है, हमारा ओपिनियन ठीक नहीं है, हम बायस्ड हैं। गार्डियन, BBC, अल जजीरा, इंडिपेंडेंट, और आज जियो ने अपना फैक्ट चेक किया है और उन्होंने कहा कि 3 जो मुजाहिरीन हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फैक्ट चेक करके जियो ने कहा कि उनको गोलियां लगी हैं। तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि अब देखें जो हुआ वो हम सब के लिए, वो चाहे उस्मा हो, चाहे रेंजर्स के भी शहीद हुए, पुलिस वाले भी शहीद हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ। अभी इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है, उससे किसी ने, ज़ाहिर खान साहब तो जेल में है, किसी ने ट्वीट किया है कि इस मामले को शोहदा के हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, और होने क्या जा रहा है सहाफ़ियों के साथ, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
कि एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्विकली, बिल्कुल कुछ मिनट्स हैं, 2-3 मिनट। उज़मा, क्या अब इसकी आड़ में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनके ऊपर जो है वो मुकदमे बनाए जाएंगे? इस बात का ख़दशा सबसे ज़्यादा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहाफ़ियों को तो बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए। जो सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए, जो सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक सहाफ़त करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सहाफ़ियों के नाम के ऊपर जो डॉलर कमाने का जिनका धंधा है, और जितनी सनसनीखेज़ी होगी, जितना मतलब मसाला होगा, उतने डॉलर ज़्यादा आएंगे। अगर वो कोई कर रहे हैं और किसी प्रोपेगेंडा सेल के बाकायदा मेंबर हैं, कल तक गालियाँ मिलती थी उनको, अब वो आज प्रोपेगेंडा सेल ने सिर पे उठाए हुए हैं चूँकि उनके नैरेटिव की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि अगर वो रेंजर्स की गाड़ी जिसने कुचला, उसके ऊपर भाई भी आ गया अचानक से, और वो भाई जो है वो भाई था नहीं, और कह दिया कि जी पुलिस वालों ने खुद ही रेंजर्स मार दिए, और उसके बाद जो है वो गाड़ी सामने आई। चले। अब इसके ये भी तो हकायक है ना, क्या इस पे किसी को बात नहीं करनी चाहिए? मगर उसके ऊपर आइस का मुकदमा तो नहीं बनता ना। फिर आपको अगर एतराज था, आप साइबर क्राइम का बिल्कुल नहीं बनता, ये बात दुरुस्त है। तो नहीं है, तो ये किसने किया? ये आपकी हुकूमत ने किया ना। ये तो अफसोस तो इसी बात का है कि आप लोगों ने इस तरह से, मैंने यानी हुकूमतों का ये काम नहीं है कि गलत मुकदमे बनाए। ये गलत है, ये हाँ ठीक बात आपकी बात दुरुस्त है। अगर इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात बन सकता थे जो उन्होंने वाकई गलत किया है, जो बिल्कुल मुकदमात क्या इस बात पे बनते कि वो उधर एविडेंस लेने गए थे, वो शवाहिद इकट्ठे करने गए थे ना, वो तो अपना काम कर रहे थे ना, उसके ऊपर इस तरह नहीं। लेकिन नो, एक मिनट, एक लाइन, नो, उस वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से पहले व्लॉग फड़का चुके थे, वो बकायदा सैकड़ों लोगों के मरने के दावे कर चुके थे, वो बकायदा वायरल हो चुका था, वो उस बयानी का हिस्सा बन चुके थे। ख्वाहिश ये और आजादी महदूद हो रही है। ख्वाहिश ये है कि मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए। वो रिपोर्टिंग जो हुकूमत को गिरा गुजरेगी, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक दो बातों के ऊपर तो नहीं देखें, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खुदारा तलखियां बहुत बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान को जोड़ने की जरूरत है, और इन रवैयों से, सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने से, मीडिया को दबाने से, सियासी कारकुनों को दबाने से, उन पर गोली चलाने से तलखियां मजीद बढ़ेंगी हो, मगर तरीके से, और जो जिस तरह बाहर आपने कहा वेस्टर्न वर्ल्ड में है उस तरह का सब फ्रीकैन बैठकर इस वक्त पाकिस्तान को जोड़ें। इस वक्त पाकिस्तान में हम सारे एक दूसरे से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, और इस चीज को रेस्क्यू करने की मुज़ाकरात के लिए जरूरत है या नहीं है, बताइए। आखिरी जुमला आपसे लेती हूँ। देखिए, मुज़ाकरात की बात जो है वो तो डेफिनेटली खान साहब पार्टी जो है इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि किस तरह से जो है इस मामले को लेकर चल। लेकिन बात ये इतनी डिटेल के साथ जो है टीवी चैनल्स पर या एक प्रोपेगेंडा जो है वो मुख्तलिफ ऐड किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने रेंजर एहलकारों को जो है वो शहीद कर दिया, या किसी एक इसके ऊपर बहुत बात हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम इस पे करें, बिल्कुल ठीक बात है, सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुफ्तगू फैसला आपका।